दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर एम्बर ऑन इकोनॉमी ऑन द लेटेस्ट डेटा ऑन इन्फ्लेशन और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाई हाई प्राइसेस आर हियर टू स्टे तथा मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हालिया दौर को देखते हुए यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के लिए रीढ़ की हड्डी की भांति कार्य करती है। विश्व युद्धों के दौर में जहां किसी देश की सैन्य ताकत से उसकी क्षमता का अनुमान लगाया जाता था, वहीं वर्तमान समय में इस अवधारणा का विशेष महत्व नहीं है। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार, वहां की अर्थव्यवस्था के आयाम, आर्थिक स्थिरता और गतिशीलता कितनी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह देश कितना मजबूत है। किसी देश की आर्थिक नीति के निर्धारण में मांग और आपूर्ति के सामंजस्य को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन हालिया दिनों में भारत में मांग आपूर्ति संतुलन में भटकाव देखने को मिला है, जिसकी अहम वजह ये है कि मुद्रास्फीति पिछले कई महीनों से अपने उच्च स्तर पर बनी हुई है। हाल ही में अक्टूबर माह के लिए जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े इस ट्रेंड के टूटने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये सितंबर में आकलित 4.35% से बढ़कर अक्टूबर में 4.48% दर्ज किया गया। इन आंकड़ों में सबसे बड़ा उछाल कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं और परिवहन ईंधन के मूल्य में देखने को मिला है। इन सब के अलावा मुद्रास्फीति से संबंधित वैश्विक रुझान भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक के मुताबिक विश्व खाद्य मूल्य 10 वर्षों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। इन हालिया रुझानों से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम मुद्रास्फीति से जुड़ी कुछ अवधारणाओं के बारे में जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं मुद्रास्फीति और इसके कारणों के बारे में। जब किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समय अंतराल में वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य लगातार गिरता है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में इजाफा होता है, तो इसी मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। उसी समय अंतराल में मूल्य में जिस दर से वृद्धि मापी जाती है, उसे मुद्रास्फीति दर कहते हैं। आमतौर पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना सालाना आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी महीने में मुद्रास्फीति की दर 5% है, तो इसका मतलब है कि उस महीने की कीमतें एक साल पहले उसी महीने की कीमतों की तुलना में 5% अधिक हैं। उच्च मुद्रास्फीति दर लोगों की, विशेषकर गरीब लोगों की क्रय शक्ति को कम करती है, क्योंकि गरीब जनसंख्या के पास तेजी से बढ़ती कीमतों का सामना करने के लिए पैसा कम होता है। इसलिए उच्च मुद्रास्फीति उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति के सामान्य कारणों में आमतौर पर 2 कारणों को मानते हैं। इनमें से एक को लागत जन्य मुद्रास्फीति एवं दूसरे को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि तथा पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी से परिवहन लागत में वृद्धि आदि। वहीं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से अधिक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मानसून के असामान्य होने की स्थिति में खाद्यान्न एवं सब्जियों के उत्पादन में कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन के अनुपात में मांग बढ़ जाती है, जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बनती है। हालांकि मुद्रास्फीति के कई और कारण माने जाते हैं, जो कहीं न कहीं इन दोनों में से ही किसी एक या फिर दोनों से ही संबंधित होते हैं। इनमें एक बिल्ट इन मुद्रास्फीति है, जिसका संबंध दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति से माना जाता है। दरअसल बिल्ट इन मुद्रास्फीति तब देखने को मिलती है जब महंगाई के कारण श्रमिकों की लिविंग कॉस्ट यानी उनके रहन सहन की लागत बढ़ जाती है। इस लिविंग कॉस्ट को बनाए रखने में उनकी मदद के लिए उनके वेतन या मजदूरी में वृद्धि की जाती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। बिल्ट इन मुद्रास्फीति का संबंध दोनों प्रकार के मुद्रास्फीति से होने के कारण ही
इसे दोधारी तलवार भी कहा जाता है। दरअसल जैसे ही मजदूर उच्च वेतन की मांग करते हैं, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे रहने की लागत भी बढ़ सकती है। जब रहने की लागत बढ़ जाती है तो मजदूर भी अधिक वेतन की मांग करना शुरू कर सकते हैं या फिर कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कारक दूसरे कारक को प्रभावित कर एक चक्र का निर्माण करता है। मुद्रास्फीति के अन्य कारणों में वैश्विक कारक जन्य मुद्रास्फीति है। इसका संबंध लागत जन्य मुद्रास्फीति से है। दरअसल वैश्वीकरण के बाद से एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर दूसरे देश पर भी पड़ने लगा है। एक तरफ तेल व गैस जैसी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तो दूसरी ओर किसी देश में मंदी होने की स्थिति में उसका निर्यात गिर जाता है, जिससे साझेदार देश के आयात में कमी से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जो समग्र तौर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि करती है। आइए अब जानते हैं भारत में मुद्रास्फीति के बढ़ने के वर्तमान कारणों को। पहले प्रमुख कारण की बात करें तो इसका संबंध कोविड-19 महामारी के बाद उपजे मांग आपूर्ति के मिसमैच से है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान आर्थिक क्रियाओं के बंद होने से उत्पादन थम गया, साथ ही मांग भी थमी रही। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तथा आर्थिक क्रियाएं फिर से बहाल हुई, तो मांग में अचानक से तेजी आई, जबकि उत्पादन में उतनी तेजी से बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। आर्थिक क्रियाएं थमने से अर्थव्यवस्था की धमनी कहा जाने वाला सप्लाई चेन टूट गया। आमतौर पर सप्लाई चेन थोड़े समय अंतराल में बहाल नहीं हो सकती है, इसका दायरा व्यापक होता है। हाल के समय में इसी सप्लाई चेन के टूटने से मांग आपूर्ति में गैप बढ़ गया और मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ गई, जो अभी तक लगातार बनी हुई है। दूसरे कारण की बात करें तो लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा आर्थिक समृद्धि को पुराने स्तर पर लाने के लिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी गई, जिससे मांग में तेजी आ सके। दरअसल आर्थिक समृद्धि को तेज करने के लिए सरकार ने कई आधारभूत व संरचनात्मक परियोजनाओं पर जोर दिया तथा उसकी गति भी बढ़ाई। साथ ही शहरों से बेरोजगार हुए मजदूरों का पलायन गांव की ओर होने से सरकार पर उन्हें रोजगार मुहैया कराने का दबाव भी बढ़ गया। इसके चलते सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम का बजट बढ़ाकर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया। इससे इस वर्ग को लॉकडाउन के दौरान भी पैसा मिलता रहा, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कई महीनों के राशन की आपूर्ति एक साथ करने पर प्राथमिक जरूरतों पर इसका धन खर्च बच गया। अब इस धन का प्रयोग अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी धन का एक साथ उपयोग लॉकडाउन हटाने के तुरंत बाद किया गया, जिससे उत्पाद के अनुपात में मांग में तेजी देखी गई। तीसरे कारण की बात करें तो सरकार ने मांग में तेजी लाने के मकसद से राजकोषीय घाटे की नीति पर अधिक जोर दिया और राजकोषीय घाटा को मान्य सीमा से काफी अधिक बनाए रखा है। राजकोषीय घाटा अधिक होने से मुद्रास्फीति को कम करने में मौद्रिक नीति का प्रभाव भी सीमित ही रहा। इसका सम्मिलित प्रभाव मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दर के रूप में देखने को मिला। चौथे कारक के रूप में देखें तो लॉकडाउन के कारण सरकार के राजस्व प्राप्ति में भी कमी आई। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने एक और कुछ वस्तुओं पर मामूली तथा खाद्य तेल पर तुलनात्मक रूप से अधिक कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की, तो दूसरी ओर ईंधन तेलों और गैस पर उत्पाद शुल्क को लगातार बढ़ाया। इससे लगभग सभी वस्तुओं की लागत बढ़ गई, जो मुद्रास्फीति बढ़े रहने का एक और कारक बनी। बात पांचवें कारक की करें तो यह कारक प्राकृतिक है। दरअसल एक ओर लॉकडाउन के दौरान कार्बन उत्सर्जन में अचानक कमी हुई, तो दूसरी ओर मानसून पर ला नीनो का भी प्रभाव पड़ा। इससे मानसून प्रभावित हुआ और यह असामान्य बना रहा। इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ा। इससे खाद्यान्न तथा सब्जी के उत्पादन को नुकसान पहुंचा और इसी कारण इनके दामों में भी वृद्धि हुई, जो आखिर में मुद्रास्फीति के तौर पर देखने को मिली। छठे कारक की बात करें तो पिछले कुछ समय से मुद्रास्फीति का वैश्विक ट्रेंड भी बढ़ा हुआ है। इससे एक और आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, तो दूसरी तरफ मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों के केंद्रीय बैंक, विशेषकर विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे भारत के बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर ब्याज दर बढ़ जाएगी और निवेश महंगा हो जाएगा। साथ ही आरबीआई भी विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा मौद्रिक नीति की टाइटनिंग के प्रभाव को समायोजित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दर को बढ़ा देगी। इसका सम्मिलित प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा। तो आइए ऐसे में समझते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर क्या क्या प्रभाव देखा जा सकता है या देखे जा रहे हैं।
मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा प्रभाव निचले तथा मध्यम आय वर्ग पर पड़ता है। दरअसल वस्तुओं व सेवाओं के दाम बढ़ने से इन वर्गों की क्रय शक्ति घट जाती है। इससे मांग प्रभावित होने लगती है, जो उत्पादन को हतोत्साहित कर बेरोजगारी दर को बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर मुद्रास्फीति के कारण पहले से ही महंगे होने की वजह से यह कम हुए निर्यात को और कम कर भुगतान संतुलन को भी प्रभावित करती है। साथ ही मुद्रास्फीति की दर बढ़े होने के कारण कृषि लागत बढ़ जाती है, जिसका असर खाद्य आपूर्ति पर पड़ता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर बाजार को अस्थिर करती है। इससे एफडीआई जैसे विदेशी निवेश प्रभावित होते हैं, जिसका समग्र प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। हालांकि मुद्रास्फीति बढ़े होने के कारण नॉमिनल जीडीपी की गणना में खासा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की गणना प्रचलित या बाजार मूल्यों पर की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति के कारण बढ़े मूल्य को भी शामिल किया जाता है। इससे नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, मगर यह मुद्रास्फीति का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। तो आइए इस सब के मद्देनजर बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। दरअसल हालिया स्थितियों के मद्देनजर आर्थिक विकास के लिए बनाए गए पॉलिसी फ्रेमवर्क पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क महामारी से पहले की स्थिति से निपटने के लिहाज से बनाए गए थे। यह आज के लिहाज से उतने कारगर नहीं है। दूसरा, टूटे सप्लाई चेन को फिर से बहाल करने के लिए मांग आपूर्ति गैप को जल्द से जल्द भरना होगा। इसके अलावा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में सामंजस्य, समरूपता व संतुलन बनाए जाने की भी दरकार है, जिससे कम से कम नीतिगत कमियों के कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित न हो। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में यदि बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह मांग में पुनर्बहाली के प्रयास को प्रभावित करेगी। समझाइए।